कहानी की शुरुआत एक बहुत ही खतरनाक फ्लैशबैक के साथ होती है, जहां हमें पता चलता है कि जिस हमजा को पूरी दुनिया एक गैंगस्टर के रूप में जानती है, उसका असली नाम जसकीरत सिंह रंधावा था, जिसे जस्सी के नाम से जाना जाता था। जस्सी पंजाब के एक बहुत ही छोटे गांव का रहने वाला था, जिसके पिता और दादा दोनों आर्मी में रह चुके थे, इसलिए जस्सी के खून में भी देशभक्ति थी। बचपन से ही उसका सिर्फ एक ही सपना था, इंडियन आर्मी ज्वाइन करना। अपनी कड़ी मेहनत से वो मिलिट्री में सिलेक्ट होकर अपनी ट्रेनिंग के लिए घर से दूर चला जाता है, लेकिन उसके जाने के बाद पीछे गांव में एक बहुत ही खौफनाक कांड होता है। उसके पिता का झगड़ा गांव के एक बहुत ही भ्रष्ट और ताकतवर एमएलए सुखविंदर सिंह के साथ हो जाता है। ये झगड़ा सिर्फ एक छोटे से जमीन के टुकड़े के लिए था, लेकिन एमएलए सुखविंदर अपनी इज्जत और अपनी बदनामी के कारण वो अपने परिवार के 12 लोगों के साथ मिलकर जस्सी के पिता को बीच खेत में फांसी पर लटकाकर बड़ी बेरहमी से मार डालता है। लेकिन उसकी हैवानियत यहीं नहीं रुकती। वो लोग जस्सी की दोनों बहनों को पकड़ लेते हैं और उनके साथ जानवरों की तरह रेप करते हैं। एक बहन हरलीन की तो वहीं तड़प तड़प कर मौत हो जाती है और दूसरी बहन जसलीन को वो लोग जिंदा उठाकर ले जाते हैं और एक ट्यूबवेल की अंधेरी डिग्गी में बंद कर देते हैं, जहां वो रोज उस मासूम के साथ जबरदस्ती करते थे। जब जस्सी अपनी ट्रेनिंग खत्म करके गांव लौटता है और उसे इस पूरी तबाही का पता चलता है, तो वो अंदर से पूरी तरह टूट कर जाता है। उसे पता चलता है कि उसकी मां ने पुलिस में कंप्लेंट करने की लाख कोशिशें की, लेकिन एमएलए के खौफ और दबदबे के कारण पुलिस ने एफआईआर तक दर्ज नहीं की। इंसाफ न मिलने पर जस्सी अपने एक पुराने और जिगरी दोस्त गुरबाज पिंडा से मिलता है। गुरबाज पिंडा कोई आम आदमी नहीं था। उसके पिता पंजाब में एक बहुत बड़े नशे का सिंडिकेट चलाते थे और वो लोग अपना सारा माल यूपी के एक बड़े गैंगस्टर आतिफ अहमद से मंगवाते थे। एक दिन पिंडा ड्रग्स का ऑर्डर देने के लिए यूपी के इलाहाबाद जाता है और उसके साथ जस्सी भी होता है। पिंडा बहुत ही चालाकी से आतिफ अहमद से ड्रग्स के साथ साथ कुछ AK-47 मैगजीन्स और भारी मात्रा में हथियार भी मांग लेता है। आतिफ अहमद को थोड़ा शक होता है कि अरे तुम लोग तो सिर्फ ड्रग्स का काम करते हो, फिर ये हथियारों की क्या जरूरत पड़ गई। पिंडा झूठ बोल देता है कि भाई ये सब मेरे पापा ने स्पेशल ऑर्डर पर मंगवाया है। आतिफ बिना ज्यादा शक किए उन्हें वो हथियारों का बैग सौंप देता है। अब पिंडा के पास वो सारे हथियार आ चुके थे। वो सीधा वो सारी बंदूकों और मैगजीन्स से भरा बैग अपने दोस्त जस्सी को थमा देता है। अब जस्सी को वो सब मिल चुका था जिसकी उसको जरूरत थी। जस्सी बिना एक पल बर्बाद किए सीधा उस एमएलए सुखविंदर सिंह की हवेली में घुस जाता है। जस्सी बिना रुके बिना पलक झपकाए सुखविंदर के पूरे परिवार के उन 12 लोगों को एक एक करके कुत्तों की तरह मार डालता है। आखिर में जस्सी सुखविंदर को पकड़ता है और उसकी छाती पर बंदूक रखकर पूछता है कि कहाँ है मेरी बहन। मौत के डर से कांपता हुआ सुखविंदर सच उगल देता है कि उसने जसलीन को खेतों वाली ट्यूबवेल डिग्गी में छिपा कर रखा है। सच उगलते ही जस्सी सुखविंदर के भी चीथड़े उड़ा देता है और तुरंत खेत में पहुंचता है और अपनी बहन को वहां से निकालता है। लेकिन कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं। जस्सी ने चाहे अपनी बहन का बदला लिया हो, लेकिन उसने एक साथ 12 लोगों का मर्डर भी किया था। जस्सी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उस पर केस चलता है। उसकी वकील उसे बचाने के लिए पूरी जान लगा देती है, लेकिन केस इतना शीशे की तरह साफ था कि जस्सी को फांसी की सजा तय हो जाती है और पुलिस उसे जेल में डाल देती है। फांसी से कुछ दिन पहले जब जस्सी को कोर्ट ले जाया जा रहा था, तो वो अपने दोस्त पिंडा से एक आखिरी वादा लेता है कि मेरे जाने के बाद मेरी माँ और बहन का ख्याल रखना। अब फांसी का दिन नजदीक आ रहा था। पुलिस की भारी सिक्योरिटी जस्सी को जेल से कोर्ट लेकर जा रही थी। तभी रास्ते में अचानक कुछ अनजान नकाबपोश लोग पुलिस पर एक बहुत ही भयानक हमला कर देते हैं। अफरा तफरी मच जाती है और उसी अफरा तफरी के बीच वो अनजान लोग जस्सी को किडनैप करके अपने साथ ले जाते हैं। फिर हमें पता चलता है कि ये किडनैपिंग किसी गैंगस्टर ने नहीं, बल्कि इंडियन इंटेलिजेंस के टॉप ऑफिसर अजय सान्याल ने करवाई थी। यहीं पर जस्सी की पहली मुलाकात भारत के सबसे खतरनाक प्लानर्स अजय सान्याल और शशांक बंसल से होती है। अजय सान्याल जस्सी को बहुत ही क्लियर शब्दों में कहता है कि जस्सी, मैं तुझे उस फांसी के फंदे से बचा सकता हूँ, लेकिन इसके बदले तेरी ये बाकी की पूरी जिंदगी अब मेरी होगी। जस्सी, जो सिस्टम से धोखा खा चुका था, साफ मना कर देता है। वो कहता है कि मुझे अब किसी पर भरोसा नहीं है। मैंने हमेशा देश के लिए सोचा, लेकिन देश के सिस्टम ने मुझे क्या दिया। तब अजय सान्याल उसे समझाता है कि ये सिर्फ तेरी जिंदगी बचाने की बात नहीं है, ये देश के दुश्मनों को खत्म करने का एक दूसरा मौका है। अगर तू चाहे तो अपनी एक नई कहानी खुद लिख सकता है। सान्याल उसे पूरा यकीन दिलाता है कि जब तक जस्सी उनके लिए काम करेगा, गवर्नमेंट उसकी माँ और बहन का पूरा ख्याल रखेगी। ये बात सुनकर जस्सी के अंदर का वो सोल्जर फिर से जाग जाता है और वो इस खतरनाक मिशन के लिए हाँ कर देता है। अब जस्सी को एक बिल्कुल नई पहचान, एक नया नाम दिया जाता है, हमजा। हमजा की एक बहुत ही हार्डकोर और स्पेशल ट्रेनिंग शुरू होती है, जहां उसे दुश्मन देश में घुसकर उन्हें अंदर से खोखला करने के लिए तैयार किया जाता है। चूंकि जस्सी को पुलिस कस्टडी से किडनैप किया गया था, इसलिए इंडियन गवर्नमेंट चुपचाप जस्सी की माँ और बहन के अकाउंट में हर महीने 30,000 रुपए पेंशन की तरह भेजने लगती है और ये पैसे अगले 36 सालों तक आने वाले थे। लेकिन दूसरी तरफ जस्सी की माँ और बहन को यही लगता था कि उस पुलिस एनकाउंटर और किडनैपिंग के दौरान उनके बेटे जस्सी की मौत हो चुकी है।
मतलब साफ था कि जस्सी अपने ही परिवार की नजरों में मर चुका था और अब वो हमजा बनकर एक खौफनाक जिंदगी जीने वाला था। मिशन शुरू होता है। अजय सान्याल हमजा को बताता है कि जब तुम दुबई के रास्ते से कराची पहुंचोगे तो वहां तुम्हारी मुलाकात आलम जूस वाले से होगी। वो हमारा ही एक टॉप सीक्रेट एजेंट है, लेकिन याद रखना वो तुम्हारे सामने कभी खुलकर नहीं आएगा, बस पीछे से हर पल तुम्हारी मदद करता रहेगा। तो दोस्तों, ये एजेंट आलम कौन है, इसका बहुत बड़ा खुलासा आगे होने वाला है। खैर, हमजा को दुबई से सीधे कराची भेज दिया जाता है। दोस्तों, ये वही सीन था जहां धुरंधर का फर्स्ट पार्ट खत्म हुआ था। फर्स्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था कि हमजा ने कराची के सबसे बड़े डॉन रहमान डकैत को मौत के घाट उतार दिया था। रहमान डकैत की मौत के बाद कराची का सबसे खतरनाक इलाका लियारी पूरी तरह से बदल चुका था। हमजा एक सुनसान जगह पर बैठकर अपनी पुरानी जिंदगी के पलों को याद कर रहा था। यानी अब तक जो हमने देखा वो सब हमजा की यादें थी। अब ट्विस्ट ये था कि हमजा ने रहमान डकैत को मारा जरूर था, लेकिन पूरी दुनिया और पुलिस को यही लग रहा था कि रहमान को एसपी असलम ने मारा है। इसीलिए हमजा किसी भी हालत में इस एसपी असलम को अपने रास्ते से हटाना चाहता था। रहमान डकैत के मरने के बाद लियारी में छोटे मोटे कई गैंग्स सिर उठाने लगे थे, लेकिन इन सब में सबसे बड़ा और खूंखार नाम उभर कर आ रहा था अरशद पप्पू का। ऐसा लग रहा था कि पूरे लियारी पर अब सिर्फ अरशद पप्पू का ही कंट्रोल होने वाला है। इसी बीच हमजा उजैर नाम के गैंगस्टर के पास जाता है और उसके सामने अरशद पप्पू के एक बहुत ही खास आदमी का किडनैप करके ले आता है। यहाँ कहानी में एक और माइंड ब्लोइंग ट्विस्ट आता है कि हमजा का एक और साथी रिजवान भी असल में एक इंडियन एजेंट है, जो बहुत ही चालाकी से दुश्मन के गैंग में घुसकर उनके लिए काम कर रहा था। रिजवान हमजा के ही इशारे पर उजैर को भड़काता है और कहता है कि एसपी असलम के साथ साथ रहमान डकैत की मौत में इस अरशद पप्पू का भी पूरा हाथ था। ये झूठ सुनते ही उजैर का खून खौल उठता है। अब वो अरशद पप्पू को जिंदा नहीं छोड़ना चाहता था, और क्योंकि उजैर के पीछे अब एक बहुत बड़ा दिमाग यानी हमजा खड़ा था, इसलिए उजैर को एक अलग ही लेवल की ताकत मिल जाती है। अब हमजा और उजैर मिलकर पूरे लियारी में खौफ और दहशत फैलाना शुरू कर देते हैं। दोनों गैंग्स अरशद पप्पू और हमजा उजैर के बीच एक बहुत ही भयानक गैंगवार शुरू हो जाती है, जिसके कारण पूरे लियारी में बहुत ही डरावना माहौल बन जाता है। इन रोज रोज के हमलों और खून खराबे से डरकर अरशद पप्पू एक बिल में छुपकर बैठ जाता है और बाहर आने का नाम ही नहीं ले रहा होता है। तब हमजा एक बहुत ही खतरनाक मास्टर प्लान बनाता है। वो उजैर से कहता है कि पूरे लियारी में आग लगा दो, हर जगह बम फोड़ो ताकि वो चूहा बिल से बाहर निकलने पर मजबूर हो जाए। इसके बाद हमजा और उजैर पूरे लियारी में तबाही मचा देते हैं। चारों तरफ ब्लास्ट होने लगते हैं, शहर में आग लगा दी जाती है और लोगों में अफरा तफरी मच जाती है। ये सब देखकर बिल में छुपा हुआ अरशद पप्पू डरकर अपने सबसे भरोसेमंद आदमी जमाली को फोन करता है और कहता है कि कैसे भी करके उसे इस लियारी से बाहर निकाले। जमाली कहता है कि अभी हालात बहुत खराब हैं, बाहर निकलना मौत को दावत देना है। मेरी एक पुरानी दूध की फैक्ट्री है, मैं अपने आदमियों को भेजकर तुम्हें सुरक्षित वहां पहुंचा देता हूं। जब हालात शांत होंगे तो तुम बाहर आ जाना। अरशद पप्पू डर के मारे इस बात के लिए तुरंत मान जाता है। जमाली के आदमी फुल सिक्योरिटी के साथ अरशद पप्पू को उस दूध की फैक्ट्री तक पहुंचा देते हैं, लेकिन जैसे ही अरशद पप्पू उस फैक्ट्री के अंदर कदम रखता है, उसके होश उड़ जाते हैं। वहाँ हमजा और उजैर पहले से ही अपनी गैंग के साथ उसका इंतजार कर रहे होते हैं। असल में ये पूरा का पूरा हमजा का बिछाया हुआ एक जाल था। हमजा के ही कहने पर जमाली ने अरशद पप्पू को उस मौत के कुएं में बुलवाया था। अब उजैर अरशद पप्पू पर एक भूखे शेर की तरह टूट पड़ता है। वो उसे बहुत ही बेरहमी से पीटता है, फिर उसको एक गाड़ी के बोनट पर बांध देता है और पूरे लियारी की सड़कों पर घुमाता है ताकि पूरे शहर को उसका अंजाम और अपना खौफ दिखा सके। वैसे यह गाड़ी हमजा चला रहा होता है। इसके बाद उजैर अपनी सारी हदें पार कर देता है। वो अरशद पप्पू के सिर को उसके धड़ से अलग कर देता है और फिर कटे हुए सिर को एक फुटबॉल की तरह बनाकर पूरे लियारी की सड़कों पर खेलने लगते हैं। ये रोंगटे खड़े कर देने वाला नजारा देखकर पूरा लियारी सुन्न पड़ जाता है और इस पूरे सीन के दौरान हमजा चुपचाप एक कोने में खड़ा होकर अपने मोबाइल में ये सारा वीडियो रिकॉर्ड कर रहा होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि हमजा का रिकॉर्ड किया हुआ वो वीडियो जमाली इकबाल और एसपी असलम एक साथ बैठकर देख रहे होते हैं। वीडियो देखकर एसपी असलम तुरंत समझ जाता है कि उजैर का अगला टारगेट अब वही है, इसलिए असलम एक काउंटर प्लान बनाता है। वो तय करता है कि वो उजैर को पुलिस से गिरफ्तार करवाएगा और फिर जेल के अंदर ही उसे मरवा देगा और दुनिया के सामने इसे एक एक्सीडेंट बता देगा। लेकिन जमाली, जो अब हमजा का खास था, ये सारी बातें सुन लेता है और तुरंत जाकर हमजा को पूरा प्लान बता देता है। हमजा तुरंत उजैर के पास पहुंचता है और उसे समझाता है कि एसपी असलम तुम्हें जेल में मरवाने का प्लान बना रहा है, तुम कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड होकर दुबई चले जाओ, यहाँ का सारा मामला मैं खुद संभाल लूंगा। लेकिन असल गेम तो कुछ और ही था। हमजा अंदर ही अंदर खुद भी यही चाहता था कि उजैर किसी तरह यहाँ से हट जाए, क्योंकि अगर उजैर चला जाता है तो पूरे लियारी के अंडरवर्ल्ड बस सिर्फ और सिर्फ हमजा का राज हो जाएगा। बाकी सारे छोटे मोटे गैंग्स को तो वो पहले ही खत्म कर चुका था। लेकिन उजैर दुबई जाने से साफ मना कर देता है और गुस्से में कहता है कि चाहे जो हो जाए, मैं उस एसपी असलम को मारकर ही अपने भाई का बदला लूंगा।
हमजा उसे समझाता है कि अभी हालात बहुत नाजुक हैं। सही टाइम आने पर मैं खुद तुम्हें उसे मारने का मौका दूंगा। काफी समझाने के बाद उजैर मान जाता है और दुबई के लिए निकल जाता है। यही तो हमजा चाहता था। जैसे ही उजैर रास्ते से हटता है, हमजा सीधा जाकर रहमान डकैत की गद्दी पर बैठ जाता है और अब पूरे लियारी पर हमजा का वन मैन कंट्रोल हो चुका था। और हमजा की चालाकी देखिए, जैसे ही उजैर दुबई के एयरपोर्ट पर लैंड करता है, उसी वक्त हमजा उसकी सारी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन दुबई पुलिस को लीक कर देता है और दुबई